ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का वीडियो और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने रेवेन्यू का मतलब समझा कि एक प्रोड्यूसर रेवेन्यू किस चीज को कहेगा। देन हमने बात की किस किस तरीके से वो अपने रेवेन्यू को स्ट्रक्चर कर सकता है, स्टडी कर सकता है, टोटल रेवेन्यू के फॉर्म में, मार्जिनल रेवेन्यू, हर एडिशनल यूनिट को बेच के कितना रेवेन्यू आ रहा है, एंड एवरेज रेवेन्यू कि जितना भी टोटल रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, क्वांटिटी, जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज को बेच के हर एक क्वांटिटी के हिस्से कितना रेवेन्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि लॉटी चोकोपाई की 10 क्वांटिटी सेल हुई है एंड टोटल रेवेन्यू फर्म ने 100 रुपए का कमाया, तो हर लॉटी चोकोपाई से कितना रेवेन्यू आया? 10 रुपए का। हर लॉटी चोकोपाई का प्राइस कितना हुआ? 10 रुपए। तो जो प्राइस है या एवरेज रेवेन्यू है, सेम थिंग्स, ये क्या है कि आपने टोटल रेवेन्यू को जब अपनी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, यानी कि आप बांट देते हो, आपको पता लग जाता है एक क्वांटिटी से कितना रेवेन्यू है, उसको हम नाम दे रहे हैं एवरेज रेवेन्यू। आज हम एवरेज रेवेन्यू या प्राइस के बिहेवियर को ही और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट प्राइसेस एंड फ्यू रिलेशनशिप्स की हम बात करें। यानी कि सिंपली हम बात क्या करने वाले हैं कि हर एडिशनल यूनिट में कैसा बिहेवियर दिखेगा रेवेन्यू का अगर प्राइसेस कांस्टेंट है। पहला लॉटी चोकोपाई बिका 10 रुपए का, दूसरा 10 रुपए का, तीसरा 10 रुपए का, चौथा 10 रुपए का, पांचवा 10 रुपए का। अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है, हिलता नहीं है, वेरिएबल नहीं होता है, तो किस तरीके से हमारा स्केड्यूल और डायग्राम दिखेगा रेवेन्यू का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वांटिटीज है हमारे पास एंड ये आप कह सकते हो प्राइजेस, या आपको एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है 10 10 10 10 10, यानी कि पहली आइसक्रीम बेच के 10, दूसरी 10, तीसरी 10, चौथी 10, आप 10 ही रुपए एडिशनली कमा रहे हो, हाँ या ना? हर हर हम कह सकते हैं हर आइसक्रीम का प्राइस कितना है? 10 रुपए है। नाउ अगर एवरेज रेवेन्यू ये है, तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल रेवेन्यू निकाल के बताओ तो निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि प्राइस कितना है एंड क्वांटिटी कितनी बिके। 10 रुपए प्राइस है, 5 क्वांटिटी बिके, कितना पैसा कमाया? 50 रुपए, हाँ है ना? 1 into 10 10, 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 40, 5 into 10 50। टोटल रेवेन्यू आ गया हमारे पास। टोटल रेवेन्यू आ गया तो पता कर सकते हैं कि हर एडिशनल यूनिट को बेच के कितना चेंज आया, हाँ या ना? रेवेन्यू में पहली यूनिट को बेच के 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, दूसरी को बेच के 20 रुपए कमाया, यानी कि पहले और दूसरे में फर्क कितना हुआ? 10 रुपए का एडिशनली, यानी कि सेकेंड यूनिट से मुझे कितना पैसा मिला? 10 रुपए। फिर थर्ड यूनिट से कितना पैसा मिला? चेंज देखेंगे 10 रुपए। फोर्थ यूनिट बेचे कितना पैसा मिला एक्स्ट्रा? 10 रुपए। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हमारा AR है और MR है वो बराबर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं बराबर? थोड़ा सा दिमाग यूज करो। एवरेज रेवेन्यू हम क्या बोल रहे हैं? प्राइस है, हाँ है ना? अगर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू उसमें चेंज कैसे आएगा? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू आपको क्या बता रहे हैं कि एडिशनली कितना आपके चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में। पहले समझ लो आपने 10 रुपए का एक चोकोपाई बेचा, 10 रुपए की आइसक्रीम बेची, फिर आपने 10 रुपए की एक और आइसक्रीम बेची, हाँ या ना? प्राइसेस अगर सेम है तो ये हमारे पास क्या है? 10 10 10 आ रहा है एंड हर बार एडिशन भी कितने का ही होगा? सेम ही चीज का तो होगा। जब प्राइस में कोई फर्क नहीं है तो हर बार एडिशनल वैल्यू में फर्क कैसे आएगा? वो भी क्या होगा? सेम ही रहेगा एंड होगा भी प्राइसेस के बिल्कुल इक्वल। तो यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें, हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा TR है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है, और जो MR एंड AR है वो क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं, बिल्कुल बराबर रहने वाले हैं, हाँ या ना? रिलेशनशिप्स अगर समझे, MR इज सिंपली एन एडिशन टू TR व्हेन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। सिंपल सी बात क्या लिखी हुई कि जो MR है ये क्या है कि TR में कितना ऐड हो रहा है। पहले 10 पे थे, 10 ऐड हुआ 20 पे आ गए, 10 पे थे 10 ऐड हुआ 30 पे आ गए, 30 पे थे 10 ऐड हुआ 40 पे आ गए। सिंपली MR है क्या कि TR में कितना एडिशन हो रहा है। तो अगर एडिशन कांस्टेंट है तो TR का बढ़ना भी कांस्टेंट ही रहेगा। TR एक कांस्टेंट स्पीड पे बढ़ता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। MR एंड AR बराबर होंगे, इक्वल होंगे इन केस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट MR इंप्लाइज
कांस्टेंट एडिशन टू टीआर। अगर एमआर कांस्टेंट है यानी टीआर में ऐड होने वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब टीआर इंक्रीज करेगा एक कांस्टेंट रेट पे। सिंपल सी बात थी, हाँ या ना। नाउ क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पे कि हमने बात की कि अगर हमारे प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारे प्राइजेस कांस्टेंट ना हो, हाँ, प्राइजेस कांस्टेंट होने की जगह पे क्या करें, डिक्रीज करते जाए। हर एडिशनल यूनिट को सेल करके जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे, क्वांटिटी से उसे डिवाइड करके प्राइस निकालेंगे, अगर वो प्राइस क्या करे, रिड्यूस करने के लगे, तो क्या बिहेवियर देखेंगे, देखो अभी समझते हैं। अगर हमारा नॉन कांस्टेंट प्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, एआर जब कांस्टेंट नहीं है इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, टीआर फाइंड करते हैं। देखो 10 था, 1 into 10 10, 2 into 9.5 19, 3 into 9 27, 4 into 8.5 34। टीआर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि टीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। एमआर फाइंड करते हैं, कितना चेंज आया, 9 का, कितना चेंज आया, 8 का, कितना चेंज आया, 7 का। एमआर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहा है। जब हमारा एआर क्या है, डिक्लाइनिंग है। यहाँ पे अब हम क्या क्या चीजें नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा एआर डिक्लाइन कर रहा है, एमआर भी डिक्लाइन करेगा। एमआर एआर से ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन करेगा। देखो यहाँ पे 0.5 से गिर रहा है, यहां पर 1 से गिर रहा है, यानी एआर से ज्यादा स्पीड होगी एमआर की डिक्रीज करने की। एमआर इज डिक्लाइनिंग, इंप्लाइंग addition to TR also declines. So TR increases at a decreasing rate. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि यार तुम्हें ये तो बात पता चल गई ना कि हमारा जो MR है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। यानी TR में हर बार जो एडिशन हो रहा है वो क्या है, घट के हो रहा है। पहले TR में एडिशन हुआ 10 का, फिर टीआर में एडिशन हुआ 9 का, फिर टीआर में एडिशन हुआ 8 का। यानी टीआर हमेशा जंप तो मार रहा है बढ़ने के लिए, लेकिन हर बार उसकी जंप की वैल्यू क्या है, छोटी है कंपैरेटिवली। जंप की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से टीआर आगे तो भागेगा लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड से आगे भागेगा। हाँ है ना, डायग्राम भी यही दिखाएगा कि एमआर डिक्लाइन कर रहा है, एआर भी डिक्लाइन कर रहा है। टीआर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पिछले में कैसे इंक्रीज कर रहा था, ऐसे। अब कैसे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीजिंग स्पीड पे। उधर इंक्रीज कर रहा था एक कांस्टेंट स्पीड पे। हाँ या ना, बोलो किसको इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट देखो, यहां पर एमआर क्या है, 0 को टच कर रहा है, यानी कि ये जो एडिशन हो रहा है ना, ये 0 हो गया। अगर कोई भी एडिशन होगा ही नहीं तो हमारा टीआर भी क्या करेगा, अपने मैक्स पॉइंट पे पहुंच जाएगा। टीआर बोलेगा बस भाई मेरे में तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, मैं तो अपने मैक्स पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, मैक्सिमम हो चुका हूं। उसके बाद क्या नोटिस कर रहे हैं, एमआर नेगेटिव हो रहा है, यानी ऐड होने की जगह टीआर में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बढ़ने की जगह टीआर क्या करने लग जाएगा, डिमिनिश करने लग जाएगा। पहले क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट पे, बढ़ रहा था कम स्पीड से, अब क्या करेगा, गिरने ही लग जाएगा, डिक्रीज ही करने लग जाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ गई। ये भी बिहेवियर हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे कि जो एआर है वो एमआर के ऊपर है, यानी कि एमआर ज्यादा स्पीड से गिरेगा कंपेरेटिवली एआर कम स्पीड से गिरेगा। बोलो इतनी बात से हम सब ओके। ना मन में एक सवाल आता है कि ये एआर डिमिनिश क्यों कर रहा है, एंड जब हम नॉन कांस्टेंट प्राइजेस की बात कर रहे हैं तो हमने ये वाला सिचुएशन क्यों नहीं बनाया जहां पे हमारा एआर इंक्रीज कर रहा हो, एज इन 10 11 12 13 हो रहा हो। हमने क्या बोला कि हम एक जगह पे तो हमने प्राइजेस को कांस्टेंट माना, सेकंड सिचुएशन उठाया जब प्राइजेस कांस्टेंट नहीं होंगे, तो दोनों सिचुएशन लेना चाहिए था ना, जब प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, जब प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हमने ये वाला सिचुएशन तो लिया ही नहीं। हमने कौन सा सिचुएशन लिया, जब प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्राइजेस डिक्रीज होते ही क्यों, रीजन क्या है प्राइजेस के डिक्रीज होने का एंड इंक्रीज ना होने का। देखो हमारे पास मल्टीपल रीजंस आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, ये हमें क्या बता रहे थे
कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एडिशनल चीज कंज्यूम करते जाते हैं, उससे हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ है ना, जब आपको किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा तो आप उसके लिए पैसा भी कम देना चाहोगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था कि जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज करते आपके प्राइस फॉल कर रहे होने चाहिए। अगर आपके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि जब हमें अपनी डिमांड को क्या करना होता है, स्केल करना होता है, इंक्रीज कराना होता है, तो हम अपने प्राइसेस को क्या करते हैं, गिराते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। बोलो किसको बात समझ में। और एक रीजन हम इसका क्या समझ सकते हैं कि देखो AR एक्चुअली होता क्या है, TR ओवर Q। जब आप एक ब्रॉडर लेवल पे अपने Q को क्या करते हो, स्केल करना चाहते हो ना, बढ़ाना चाहते हो ना Q को, तो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू हाई हो जाती है एंड कंपैरेटिवली आपका रेवेन्यू उससे कोप अप नहीं कर पाता। तो आपका न्यूमरेटर छोटा रह जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ जाएगा एंड रिजल्टेंटली AR की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि मान लो मेरा पहले है, मैं 10 रेवेन्यू अर्न कर रही हूं या 100 रेवेन्यू अर्न कर रही हूं 10 क्वांटिटी बेच के, हाँ या ना। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कितना आ गया, 10 आ गया। देन मैं 1000 क्वांटिटी क्या कर रही, 1000 रुपए क्या कर रही हूँ, अर्न कर रही हूँ। 200 क्वांटिटी सेल ऑफ करके मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया। यानी कि मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि जब मैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज करती हूँ, अपनी क्वांटिटी क्या करती हूँ, स्केल करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं ऑफन ये चीज नोटिस करती हूँ कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है, जो प्राइजेस है, वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, गिराने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस जो हम कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं कि वो ज्यादा 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 जैसे जैसे चीजों को कंज्यूम करेगा वो उसके लिए कम पैसे देना चाहेगा, क्योंकि उसको हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन घटती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमारा जो एवरेज रेवेन्यू हमने डिमिनिशिंग वाला सिचुएशन बनाया जब हम नॉन कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वाला सिचुएशन नहीं बना। ओके अच्छा, लास्टली हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में एंड कैसा रेवेन्यू दिखता है या कैसा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम सिंपली मार्केट को डिफाइन करें तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में डील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल स्पेस ही होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे बायर एंड सेलर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं वो हमारा मार्केट का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है ना। अब मार्केट हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स की हमें समझाई जा रही है। जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे वहां पे इन चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी एक रफ आइडिया लेते हैं, बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि मोनोपोली क्या है। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो हमारा सेलर है वो तो एक ही होगा एंड बायर्स क्या होंगे, मल्टीपल बायर्स होंगे। ये बंदा क्या करेगा, ये इसने बोला कि मेरा सामान ₹100 का, हाँ है ना। वे बोल रहे कह रहे तो बड़ा महंगा है, कम कर लो। मत खरीदो, बायर बोल रहा है मत खरीदो, कहीं और से खरीद लो जाके। बायर को पता है कि कहीं और वो सामान मिलता ही नहीं है, तो बायर की इस मार्केट के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। यानी कि ऐसी मार्केट जहां पर हमारे जो बायर्स है वो क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर या एक ही बायर अवेलेबल है, तो वो मार्केट को डोमिनेट करे, जितना भी उसका मन करेगा उतने प्राइसेस पे चीजों को बेचने की कोशिश करेगा। एंड बायर्स को अगर उस सामान की जरूरत है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा रिक्वायर्ड प्राइस को पे करने के अलावा, यानी कि उनको वो प्राइस देना ही पड़ेगा अगर उनको सामान चाहिए, क्योंकि कहीं और से वो सामान नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है मोनोपोली मार्केट। ओके अच्छा, मोनोपोली हो गया। परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, जहां पर हमारे पास क्या हो, मल्टीपल बायर्स हो एंड मल्टीपल ही सेलर्स भी हो। यानी कि अगर इस बायर को इस सेलर का सामान समझ में नहीं आया, प्राइस समझ में नहीं आया, तो वो इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। अगर इस सेलर से इस बायर ने सामान नहीं लिया तो ये बायर ले लेगा। यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पे मल्टीपल
प्रोड्यूसर्स मल्टीपल सेलर्स सेम टाइप की चीजें ही बेच रहे हैं एंड काफी सारे बायर्स मार्केट में अवेलेबल है जो कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, ऐसी मार्केट को बोला जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है, आम जिंदगी में देखते हो वेजिटेबल मार्केट्स होती है, वहां पे जितने भी वेजिटेबल बेचने वाले वेंडर्स बैठे हुए हैं वो उन सबके पास सेम टमाटर, सेम प्याज, सेम आलू ही होते हैं। तो अगर आपको एक का भाव नहीं पसंद है, आप दूसरे के पास चले जाओगे, तीसरे के पास चले जाओगे, चौथे के पास चले जाओगे। हाँ या ना? ये एग्जाम्पल किसका हो गया? परफेक्ट कंपटीशन का। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो मोनोपोली का भी नाम आ रहा है एंड कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कंपटीशन भी आ रहा है। तो जो हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है ना, वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स को शो करेगा। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, जो सेलर है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा होगा जो अपने आप में एक यूनिक चीज है, लेकिन मल्टीपल चीज उसके जैसी एग्जिस्ट कर रही है। एग्जाम्पल समझते हैं कि ये बुक है जो मैंने लिखी है। मैंने क्या किया? एक बुक लिखी है, हाँ या ना? मैंने एक बुक लिखी है। अब जो कंटेंट मेरी बुक के अंदर है वो आप अपने आप में एक यूनिक कंटेंट है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किताब ही पढ़ना चाहते हो तो आपको मार्केट में मल्टीपल किताबें मिलेंगी, जिस वजह से मल्टीपल किताबें होने की वजह से मैं परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बन जाती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी किताब में जो बात है, जो मैं कह रही हूँ, वो आपको सिर्फ मेरी ही किताब में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं मोनोपोली का फीचर भी डिपिक्ट कर रही हूँ। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन मल्टीपल कंपटीशन उनके अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ है ना? तीनों मार्केट्स बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब हमारा काम क्या है? समझने का कि तीनों मार्केट्स का रेवेन्यू किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हम रेवेन्यू को देख सकते हैं तीनों मार्केट्स में। ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिमांड क्या है, यानी कि हम डिमांड कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रेवेन्यू एग्जिस्ट करेगा अलग अलग मार्केट्स में। यहाँ पर क्वांटिटी है मेरी, यहाँ पर क्या है मेरे पास? प्राइजेस है। सबसे पहले इसको देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड। आप क्या देख रहे हो कि प्राइजेस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, स्टिल हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। हाँ या ना? परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि आप सेम ही तरीके का सामान बेच रहे होते हो, प्राइजेस में चेंज नहीं आते। अगर डिसाइड हुआ है कि आलू 20 रुपए के बिकेंगे तो 20 के ही बिकते हैं, इससे सस्ते में नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल ही मिनिमम रेट्स पे सामान को बेचा जा रहा होता है। एंड अगर कोई इससे महंगा बेचने की कोशिश करेगा तो उससे कोई सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि आलू तो और भी जगह मिल रहे हैं। हाँ या ना? तो एक मिनिमम प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा एंड डिमांड वेरी करती रहेगी। इसका मतलब हमारा प्राइस कांस्टेंट है, तो AR कांस्टेंट है किस मार्केट के अंदर? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। हाँ या ना? डिमांड से हम रेवेन्यू तक पहुंच गए। समझ आ गया कि अगर परफेक्ट कंपटीशन का सामान बेचने निकलोगे तो आपको वहां पे कांस्टेंट रेवेन्यू मिलेगा। हर एडिशनल यूनिट को बेच के आप सेम ही पैसा कमाओगे। ओके, अगर हम बात करें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के साथ में कंपेयर करके समझने की कोशिश करें, तो मान लो ये है 100 रुपीज एंड ये है 90 रुपीज। ओके, यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ? जब मैंने 10 रुपए का प्राइस में चेंज लाया तो मेरी क्वांटिटी में इतना फर्क पड़ गया। हाँ या ना? अगर मैं यही चीज मोनोपोलिस्टिक में देखने की कोशिश करूं, सेम प्राइस में चेंज लाऊंगी, यहां पर मैंने क्या नोटिस किया कि सिर्फ इतना चेंज आया है येलो में। व्हाइट में कितना चेंज आ रहा है? इतना ज्यादा चेंज आ रहा है। मान लो ये 1 यूनिट है एंड ये 2 यूनिट्स है। क्या नोटिस कर रही हूं कि सेम प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड है वो ज्यादा चेंज करता है, मोनोपोली का डिमांड कम चेंज करता है। यानी मोनोपोली का हम कह सकते हैं जो कर्व है वो लेस इलास्टिक है, मोनोपोलिस्टिक का मोर इलास्टिक है।
यानी कि मोनोपोली में आप ज्यादा यूनिट्स में चेंज नहीं देखोगे प्राइसेस के बदलने के बावजूद भी, क्योंकि जिसको वो सामान चाहिए उसको चाहिए, चाहे कम में चाहे ज्यादा में। मोनोपोलिस्टिक में अगर मैं अपनी किताब के दाम बहुत ही महंगे कर दूं तो लोग सोचेंगे यार छोड़ो, इसकी किताब की जगह हम कोई और किताब पढ़ ले। फिर भी मेरी किताब के कुछ ना कुछ बायर्स तो रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे चलो कोई और किताब क्यों ना पढ़ ली जाए। तो मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कंपैरेटिवली ज्यादा मूव करेगी एंड मोनोपोली में कंपैरेटिवली डिमांड कम मूव करेगी। परफेक्ट कंपटीशन की हम अगर बात करें, वहां पे परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन बन रहा है, यानी कि अगर प्राइसेस मूव नहीं भी कर रहे तब भी क्या कर रही है, डिमांड मूव करे जा रही है। इसका हमें समझ आया, कांस्टेंट रेवेन्यू बनेगा। इन दोनों केसेस में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, हम नॉन कांस्टेंट एआर को देखने वाले हैं। अगर हम मोनोपोली में देखें तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा एवरेज रेवेन्यू कम डिक्रीज करेगा एंड परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू में कोई भी चेंज आएगा ही नहीं। इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। होपफुली ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब अगली वीडियोस में हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर दो एंड मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।